चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 5 शुरू करें ना, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो पहले समझे भाई डिफरेंशिएशन मतलब क्या। देखो, कोई भी ऐसे दो कॉन्सेप्ट होते हैं ना जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मतलब कोई अगर एक में जो है वो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती हो तो दूसरे में भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो वो दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। जैसे कि आता है ना प्राइस और डिमांड। बेसिक सबसे पहले प्राइस और डिमांड हमें ध्यान ही है कि अगर कोई चीज की प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। होगा ना ऐसा, प्राइस और डिमांड है। जैसे कि सेल्स एंड रेवेन्यू है कि अगर कोई भी जो है वो कंपनी की सेल अगर इंक्रीज होगी तो उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, सेल डिक्रीज होगी तो रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा, है ना। जैसे एक्सपेंस और प्रॉफिट है, कोई कंपनी के एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो रहे हैं तो प्रॉफिट डाउन होता जाएगा, एक्सपेंसेस कम है तो वो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ये है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। जब भी कोई भी दो ऐसे कॉन्सेप्ट जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, उनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट में भी अगर जरा सा चेंज करें तो दूसरे में कितना चेंज हो रहा है उसकी अगर वैल्यूज फाइंड करनी हो ना, तो ये डिफरेंशिएशन काम आता है। कोई एक में जरा सा चेंज करने पर दूसरे कॉन्सेप्ट में कितना चेंज होता है ना, वो ये डिफरेंशिएशन बताता है हमें। ये मेथड परफेक्टली बताती है कि अगर जो है ये बिजनेस में हम लोग कितना प्रोडक्शन करें या कितना सेल करें तो उससे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। कि अगर बिजनेस में जो है वो अगर हमें मैक्सिमम इतना प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपेंस कितना रखना पड़ेगा, ये अगर वैल्यूज बतानी हो तो। जैसे एक्सपेंस और प्रॉफिट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो अगर सपोज मुझे महीने में जो है वो 50,000 का प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए एक्सपेंस किस लिमिट तक लेकर जाऊं मैं, एक्सपेंस कम करूंगा तो वो होगा ना। ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज अगर एक दूसरे की फाइंड करनी हो ना, तो ये डिफरेंशिएशन काम आता है उसमें। दूसरा कहो ना तो भाई डिफरेंशिएशन बेसिकली कोई भी दो कॉन्सेप्ट की मार्जिनल वैल्यूज जो है वो क्रिएट करता है। मार्जिनल वैल्यूज क्रिएट करता है या वो जो है वो फाइंड करने में हेल्प करता है। मार्जिनल मतलब क्या कहते हैं हम लोग, ये है ना, आप लोग पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे मार्जिनल वैल्यू। मार्जिनल वैल्यू मतलब कहते हैं कि कोई भी एक कॉन्सेप्ट में एक वैल्यू या एक यूनिट इंक्रीज या डिक्रीज करो तो उससे दूसरे कॉन्सेप्ट में जो है वो ये कितना इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये जो है वो मार्जिनल वैल्यू हमें बताते हैं। जैसे कि भाई सेल्स और रेवेन्यू होता है, सेल्स और रेवेन्यू बेसिक, चलो अगर एक एग्जांपल देता हूं, सेल्स एंड रेवेन्यू ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, बराबर। कि अगर सपोज हम लोग जो है वो 100 यूनिट सेल कर रहे हैं, 100 यूनिट सेल कर रहे हैं जिससे जो है वो हमें इनकम कुछ 50,000 के आसपास मिल रही है, रेवेन्यू 50,000 के आसपास। मतलब भाई एक यूनिट का जो है वो कितना हो रहा है, एक यूनिट का एवरेज 500 रुपए हो रहा है ना, तो 100 यूनिट का जो है वो ये कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर हम 101 यूनिट जो है वो सेल कर रहे हैं, 101 यूनिट, तो हमें जो है वो रेवेन्यू 50,550 मिल रहा है, 50,550। तो एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल करने पर जो है वो हमें रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू में 550 रुपीज इंक्रीज हुआ, बराबर। ये जो इंक्रीमेंट हुआ ना एक यूनिट एक्स्ट्रा का, उसे ही हम लोग मार्जिनल वैल्यू कहते हैं ना उसकी, बराबर ना। ये इकोनॉमिक्स में पूरा कॉन्सेप्ट आता था, इसे हम लोग मार्जिनल वैल्यूज कहते हैं। यही मार्जिनल वैल्यूज जो है वो क्लियरली डिफरेंशिएशन से पता चलती है हमें। भाई डिफरेंशिएशन जब फाइंड करना हो ना तो उनके लिए बेसिक स्टेप्स कैसे आते हैं पता है, स्टेप्स बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड किया जाता है, उनके स्टेप्स। डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले कोई भी दो कॉन्सेप्ट होता है ना, उन दो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एक फंक्शन बना हुआ होता है। दो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड सबसे पहले क्या होता है, एक फंक्शन बना हुआ होता है। फंक्शन मतलब क्या, तो फंक्शन मतलब कहो कि उन दोनों का रिलेशन बताती हुई एक फॉर्मूला। ये चैप्टर 4 में भी हमने सीखा था। कोई भी दो कॉन्सेप्ट है, उन दो कॉन्सेप्ट का रिलेशन बताती हुई एक फॉर्मूला, उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं ना। जैसे चलो भाई प्राइस और डिमांड है, प्राइस एंड डिमांड ये दो चीजें हैं। अब हमें ये ध्यान है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, या प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, बराबर। तो ऐसा चलो एक हम लोग बात कहते हैं कि भाई एक बिजनेस है जिसमें हमेशा ऐसा होता है कि प्राइस जितनी भी कम करते हैं ना, प्राइस जितनी भी कम करते हैं ना, डिमांड जो है वो उससे ट्रिपल से 4 यूनिट ज्यादा बढ़ जाती है। एक ये रिलेशन है प्राइस और डिमांड का। प्राइस जितनी भी कम करते हैं, डिमांड उसकी ट्रिपल मतलब 3 गुने से 4 यूनिट एक्स्ट्रा हो जाती है।
तो इन दोनों का रिलेशन है ना, एक फंक्शन एक फॉर्मूला के थ्रू बता सकते हैं कि भाई सपोज वो फंक्शन को हम लोग एफ एक्स कहें, फंक्शन होता है ना एफ एक्स, चैप्टर 4 में पूरा ही हमने ऐसे देखा था। ये जैसे फंक्शन आता है, समझो प्राइस और डिमांड, समझो प्राइस जो है वो एक्स है, प्राइस कितना है एक्स, और डिमांड का रिलेशन होता है कि प्राइस जितनी कम करो डिमांड उससे 3 टाइम्स से, मतलब ट्रिपल से 4 यूनिट एक्स्ट्रा। ट्रिपल से 4 यूनिट एक्स्ट्रा मतलब क्या हो जाएगा कि अगर प्राइस एक्स है तो डिमांड उसकी ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 3x, और उससे 4 यूनिट एक्स्ट्रा मतलब +4, बराबर ना। तो ये उनका एक फॉर्मूला बन गया ना कि भाई अगर प्राइस x है तो डिमांड हो जाएगी 3x + 4, उससे ट्रिपल से 4 ज्यादा, है कि नहीं। ये मैंने प्राइस और डिमांड, सेल्स और रेवेन्यू का भी ऐसा रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। कोई भी दो कॉन्सेप्ट के रिलेशन बताती हुई अगर एक फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं ना, तो उस फॉर्मूला को हम उन कॉन्सेप्ट का फंक्शन कहते हैं। डिफरेंशिएशन जो है वो क्लियरली फाइंड करने के लिए हमेशा फंक्शन, आपके टेक्स्ट बुक वाइज तो चलो फंक्शन दिया हुआ ही होता है, उस फंक्शन पर से सबसे पहला स्टेप हमें जो है वो उसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब अगर बेसिक का हो ना, सिंपल सा जो है भैया अगर कॉन्सेप्ट उसमें का हो, तो जो भी फंक्शन हो ना उसे जो है वो उसके मार्जिनल फंक्शन में या कहो मार्जिनल वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो डेरिवेटिव। प्राइस और डिमांड हो तो जैसे मैंने बताया ना कि भाई प्राइस जैसे भी होता है उसकी मार्जिनल प्राइस कितना होगा, जैसे सेल है तो मार्जिनल सेल 1 यूनिट एक्स्ट्रा करने पर कितना जो है वो चेंज हो रहा है, वो उसकी मार्जिनल वैल्यू कहलाती है ना। कोई भी फंक्शन को उसके मार्जिनल जो है वो ये फंक्शन में कन्वर्ट करना, वो उसका डेरिवेटिव कहलाता है। ये बेसिक डेरिवेटिव पर से ही फिर जो है वो क्लियर वैल्यू हमें पता चलती है। डेरिवेटिव पर से ही फिर थर्ड स्टेप क्लियर वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। मेन स्टेप हमारे चैप्टर का यही आता है, डेरिवेटिव्स फाइंड करना, बराबर। फंक्शन दिया हुआ होता है उसके ऊपर से डेरिवेटिव ढूंढना, डेरिवेटिव पर से फिर क्लियर वैल्यू ढूंढना। ये तो चलो मैंने प्राइस और डिमांड का जो है वो एक फंक्शन, एक क्या कहते हैं रिलेशन बताया। सेल्स और रेवेन्यू का भी ऐसा रिलेशन हो तो फिर हमें जो है वो पता चलता है ना कि अगर जो है वो सेल हम लोग 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं या 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं या 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो उससे रेवेन्यू जो है वो कितने यूनिट बढ़ेगा, बराबर। ये दोनों के बीच का अगर ये फंक्शन हो तो ही हमें पता चलता है ना कि सेल अगर हम इतनी बढ़ाएंगे तो उससे रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, अगर सेल इतनी कम करेंगे तो रेवेन्यू कितना कम होगा। ये किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू ही पता चलता है ना। तो पहले आपको फंक्शन दिया हुआ होता है, उस फंक्शन पर से फाइंड करते हैं उसका मार्जिनल फंक्शन, या सिंपल कहो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उस डेरिवेटिव पर से बेसिक वैल्यूज फाइंड करते हैं। आज जो हमारे चैप्टर का पहला पार्ट आएगा ना, वो सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आएगा कि भाई प्रॉपर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है ना, वो हम लोग सीखेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करना आ गया, फिर उसके बाद जो है वो वैल्यूज फाइंड करने के लिए आएगा, वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पहले हमें सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना सीखना है। और ये जो डेरिवेटिव्स फाइंड करना है ना, ये डेरिवेटिव फाइंड करने की 2 मेथड आती है। डेरिवेटिव की 2 मेथड्स आती है। एक आती है कि बाय फंक्शन या कहो बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के हिसाब से या रूल के हिसाब से एक डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है, और दूसरा डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है डायरेक्ट मेथड से। एक होता है किसके थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू, और एक डायरेक्ट मेथड के थ्रू। डेफिनेशन के थ्रू पहले आज हम लोग सीखेंगे, तो डेफिनेशन के थ्रू मींस के लिमिट के अकॉर्डिंग जो है वो उसे फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने की डेफिनेशन या फॉर्मूला कहो आती है लिमिट h0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। लिमिट की या डेरिवेटिव की जो है वो अगर आप लोग डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में भी देखोगे ना, टेक्स्ट बुक में देखना डेरिवेटिव की डेफिनेशन, जिस डेफिनेशन में यही कहा गया है कि कोई भी फंक्शन को अगर हम लोग इसके हिसाब से कन्वर्ट कर पाते हैं, पॉसिबल है इसके हिसाब से कन्वर्ट करना, तो वो उस फंक्शन का प्रॉपर डेरिवेटिव कहते हैं, बराबर। आपके टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन ये बताती है कि कोई भी फंक्शन को अगर हम लोग इस डेफिनेशन के हिसाब से कन्वर्ट कर पाते हैं तो फिर वो जो है वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है, बराबर। बेसिक का हो तो उस फंक्शन का मार्जिनल फंक्शन कहलाता है, बराबर ना, उसे मार्जिनल फंक्शन में कन्वर्ट करना। तो डेरिवेटिव ढूंढने की एक डेफिनेशन वाइज भी जो है वो मेथड आती है और एक डायरेक्ट मेथड भी आती है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 देख रहे हैं पहले, कि जिसमें जो है वो ये डेरिवेटिव फाइंड करने की डेफिनेशन मेथड जो है वो हम लोग देखेंगे डेफिनेशन के हिसाब से। डायरेक्ट मेथड फिर बाद में देखी जाएगी, पहले आज एक्सरसाइज 5.1 का ये मेथड देखे ना।
देखो आपकी एक्सरसाइज 5.1 आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो कि उसमें देखो दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन है उसमें पहले ही दिया हुआ है कि हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं बाय डेफिनेशन मेथड। आपको देखो जो क्वेश्चंस हैं सब में फंक्शंस दिए हुए हैं ना उसमें, और इन फंक्शन के हिसाब से हमें डेफिनेशन के हिसाब से उसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। एक सम करते हैं तो फिर समझ में आएगा ना हमें। जैसे कि देखो हमें जैसे पहला फंक्शन उसमें दिया हुआ है ना, वो पहला फंक्शन है f(x) = 2x + 3 है कि नहीं। ये पहला फंक्शन दिया हुआ है ना 2x + 3, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये डेफिनेशन का यूज करना है, लिमिट मेथड यूज करनी है। ये मेथड चैप्टर 4 में भी थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये मेथड तो रिपीट होगी ही होगी, बराबर ना। तो इसलिए अब इस मेथड को ध्यान से समझना भाई। ये फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, डेरिवेटिव को सिंबल में लिखते हैं, ये जैसे फंक्शन होता है ना f(x) तो डेरिवेटिव लिखते हैं f'। डेरिवेटिव क्या कहा जाता है, f(x) कहो या f' कहो, f' हमें ढूंढना है और वो अगर फाइंड करना है इस डेफिनेशन का यूज करके, तो भाई ये जैसे डेफिनेशन आती है f(x + h - f(x/h), तो f(x) पे क्या लिखना है वो आपको दिया हुआ होता है। f(x) पे क्या लिखना है वो फंक्शन आपको दिया हुआ होता है। हमें पहले क्या ढूंढना होता है पता है, f(x + h) क्या होगा, f(x + h) पे क्या होगा वो हमें ढूंढना है। ये हमने चैप्टर 4 में देखा था ना कि f(x + h) अगर ढूंढना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, जहां पे x है उसकी जगह पर x + h लिखना होगा। ठीक है, देखो समझो कि चलो इसका डेरिवेटिव हमें ढूंढना है तो f(x) दिया हुआ है जो फॉर्मूला में हमें चाहिए, हम पहले ये ढूंढे f(x + h), तो f(x + h) अगर फाइंड करें तो वो ढूंढा जाता है जहां पे x है ना उसकी जगह पे ये पूरा ब्रैकेट x + h लिखेंगे। मतलब ऐसा लिखा जाएगा 2x + h + 3, बराबर ना। ऐसा लिखा जाएगा ना, 2x की जगह पे x + h + 3, जिसमें से ये 2 का मल्टीप्लाई दोनों से 2x + 2h + 3, ये हो जाएगा f(x + h), 2x + 2h + 3। ये हो गया ना। अब जो है, अब हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से उसका डेरिवेटिव ढूंढे कि नाउ फॉर f'(x), f' मतलब f(x) का f' अगर ढूंढना हो मतलब डेरिवेटिव ढूंढना है। तो ये डेरिवेटिव ढूंढने के लिए जो लिमिट का फंक्शन आता है, लिमिट h0 f(x + h - f(x/h), जहां वैल्यू लिखेंगे ना कि लिमिट h0 f(x + h), तो उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, ये पूरी वैल्यू लिखी जाएगी। ब्रैकेट में लिखेंगे x + h के लिए कि 2x + 2h + 3 माइनस f(x), तो f(x) की जगह पर ये लिखेंगे 2x + 3 अपॉन में h, बराबर। ये चैप्टर 4 में भी ऐसा ही मेथड यूज करते थे ना लिमिट की, अभी भी इस एक्सरसाइज में वही मेथड हमें यूज करनी है। अब यहां पर अगर हम लोग आगे करें कि लिमिट h0 ब्रैकेट हटा दें तो क्या हो जाएगा, 2x + 2h + 3 और माइनस, फिर अंदर की साइन चेंज हो जाएगी 2x - 3, 2x और बाहर प्लस का माइनस हो जाएगा अपॉन h। तो वैल्यू रहेगी यहां पर लिमिट h0, भाई यहां देखो +2x - 2x कट, +3 - 3 कट, बचेगा सिर्फ क्या, 2h अपॉन h, 2h अपॉन h, जिसमें h भी कट, तो लिमिट h0 = सिर्फ 2 बचेगा। सिर्फ 2 मतलब उसका वैल्यू सिर्फ 2 ही रहा ना भाई। h0 है तो अब h की वैल्यू कहीं रख सकते हैं क्या, h की वैल्यू तो कहीं नहीं रख सकते ना, मतलब भाई लिमिट का आंसर क्या मिला हमें, 2। इसका मतलब ये जो फंक्शन है 2x + 3 जो क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव मिला हमें 2, बराबर ना। 2x + 3 का डेरिवेटिव ये 2 मिला। डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए भाई पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढते हैं, फिर वैल्यूज उसमें फाइंड करते हैं। वैल्यू कैसे फाइंड करना वो आपको आगे आएगा, अभी सिर्फ हम लोग क्या देख रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड करना, वो भी ये डेफिनेशन मेथड से। जितने भी 5.1 में क्वेश्चंस दिए हुए ना सबको इसी मेथड के हिसाब से पहले डेरिवेटिव, आज से डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना वो क्लियर होगा, फिर उनकी वैल्यूज, फिर नेक्स्ट स्टेप वगैरह जो है वो आगे क्लियर होगा। तो यहाँ जैसे ये फंक्शन था तो उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया ना, इसका डेरिवेटिव 2 मिला। वैसे ही अब सेकंड क्वेश्चन देखें कि उनमें भी इसी डेफिनेशन के हिसाब से डेरिवेटिव कैसे ढूंढना है।
देखो अब जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और इसका भी डेरिवेटिव हमें ढूंढना है ना, ये डेफिनेशन के हिसाब से ही। तो डेफिनेशन के हिसाब से ही एक्स एफ एक्स पे क्या लिखना है वो दिया हुआ है। पहले हमें क्या ढूंढना होगा, तो पहले हमें ढूंढना होगा एफ एक्स प्लस एच, ये ढूंढना होगा ना कि एफ एक्स प्लस एच पे क्या लिखें। और वो ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तो वो फाइंड करने के लिए जो है वो यहाँ जहाँ x है उसकी जगह पर x प्लस एच लिखेंगे। अगर x स्क्वायर है तो लिखा जाएगा x प्लस एच स्क्वायर, ऐसे ना। अब x प्लस एच स्क्वायर तो उसकी तो फॉर्मूला भी आती है, स्क्वायर की फॉर्मूला आती है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आती है ना वो फॉर्मूला। देखो यहाँ पे फॉर्मूला रख के सॉल्व करोगे ना, तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया उसके हिसाब से जो है वो वैल्यूज कट होगी और डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आंसर उससे भी सेम ही मिलेगा अगर जो है वो फॉर्मूला के हिसाब से करोगे। लेकिन इसमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अगर कभी भी पावर या कुछ दिया हुआ है ना, तो उसका सॉल्यूशन मत करो, उसे एज इट इज रखो। और फिर याद है चैप्टर 4 में हम लोग टी सपोज करने की मेथड करते थे, टी सपोज करके जो है वो आगे एन ए एन माइनस 1 से हम लोग सॉल्व करते थे, याद है वो मेथड। यहाँ पर वो मेथड यूज करो, वो ज्यादा इजी रहती। कभी भी किसी में भी पावर दिया हुआ है ना, तो उस मेथड से सॉल्व करो, पावर को सॉल्व मत करो, वो इजी रहेगा। इसमें तो चलो 2 पावर है जो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन किसी में 5 पावर 8 पावर 7 पावर ऐसा हो तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, फिर तो आएगा ही नहीं ना उसका आंसर। 2 पावर की फॉर्मूला आती है, 8 पावर हो तो उसकी थोड़ी फॉर्मूला आती है फिर। तो इसीलिए इसको ऐसे ही रहने दो और डायरेक्ट जो है वो सॉल्व करो इसमें। जैसे कि समझो कि अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करें कि नाउ फॉर एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव के लिए लिखें तो जो हमारी डेफिनेशन है लिमिट एच जीरो, जिसमें आता है ना एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो यहां अगर वैल्यू लिखें लिमिट एच जीरो एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच की जगह पे क्या लिखना होगा, ये एक्स प्लस एच का स्क्वायर, एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन एच, ऐसा है ना। और जब ये हो, ये कंडीशन आ जाए तो इसको क्या करते हैं, ये जो पूरा ब्रैकेट होता है ना उस पूरे ब्रैकेट को टी सपोज कर लेते हैं। चैप्टर 4 में ऐसी मेथड आती थी। और पता है इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग उस रूल के हिसाब से कन्वर्ट करते थे, एक्स एन ए एन एक्स माइनस ए, तो उसका आंसर लिखते थे एन ए एन माइनस 1। याद आ रहा है, चैप्टर 4 में था और मैंने तब भी बताया था कि ये पूरी मेथड चैप्टर 5 में आएगी ही आएगी। तो अब इसे, इस फॉर्मूला को इसके हिसाब से कन्वर्ट कर देना। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना, इस पूरे ब्रैकेट को कोई भी अल्फाबेट, हम लोग बेसिक टी सपोज करते हैं, उसके अलावा कोई भी अल्फाबेट सपोज कर सकते हो। कि जैसे चलो अगर इसे टी सपोज करें कि लेट x प्लस एच इक्वल टू टी, एक्स प्लस एच उसकी जगह पर t, तो उसके साथ पता है जो नीचे h हो उस h को भी साथ में सपोज कर लेते हैं, ये माइनस में ले जाकर। यहाँ पे ऐसे सपोज कर सकते हैं कि h इक्वल टू टी माइनस एक्स, h इक्वल टू एक्स माइनस में जाएगा t माइनस एक्स, बराबर, ये h की वैल्यू में मिल जाएगी ना। अब ये जो वैल्यूज मिली, अब यहाँ पर सॉल्व करें ना हम लोग कि यहाँ पे लिखा जाए कि नाउ लिमिट एच जीरो, ये जो पूरा ब्रैकेट है x प्लस एच, उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, t लिखा जाएगा ना भाई, वहां लिखा जाएगा टी स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पर वही एक्स स्क्वायर, ये पूरे ब्रैकेट की जगह पर टी स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर, और h की जगह पर लिखेंगे t माइनस एक्स। तो देखो ये जो है वो इसके हिसाब से कन्वर्ट हो गया ना, एक्स एन ए एन एक्स माइनस ए, ये बन गई ना उसके हिसाब से फॉर्मूला। और उसका फिर डायरेक्ट आंसर क्या लिखते हैं, एन ए एन माइनस 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, डायरेक्ट आंसर अगर लिखो एन ए एन माइनस 1, तो एन पे क्या गिना जाएगा, 2, एन पे 2 मल्टीप्लाई ए, जो ए गिनते हैं तो ए पे क्या गिना जाएगा यहाँ पर x, ए पे x और n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 मल्टीप्लाई x और 2 माइनस 1 1 ही होगा, वो 1 पावर लिखोगे ना लिखो एक ही बात है। तो 2 मल्टीप्लाई x कितना, 2x, आंसर क्या मिल जाएगा हमें 2x, मतलब ये जो x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा हमें, 2x मिलेगा। ये डेफिनेशन के हिसाब से आ गया ना।
जब भी पावर फॉर्म हो ना, तो उसको फिर जो है वो सॉल्यूशन फॉर्मूला ना रखो, उसे जो है वो इस मेथड से कर लो कि जो आंसर है उसको टी सपोज करके सॉल्यूशन कर दो, डायरेक्टली आंसर मिलेगा। जैसे कि देखो ये सेकंड वाला किया ना, ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले में भी सेम मेथड है, उनमें भी समझो वैसे ही। अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, उनमें भी देखो एफ एक्स एक्स पावर 7 है, उसमें एक्स पावर 2 था, ये एज इट इज एक्स पावर 7, इसका डेरिवेटिव हमें ढूंढना है। तो इसका डेरिवेटिव भी अगर फाइंड करना हो डेफिनेशन के हिसाब से, तो एफ एक्स दिया हुआ है, पहले हमें क्या ढूंढना होगा, एफ एक्स प्लस एच ढूंढना होगा। एफ एक्स प्लस एच मतलब जहां एक्स है उसकी जगह पर ये लिखे ना, तो एक्स प्लस एच पावर 7, एक्स पावर 7 की जगह पर एक्स प्लस एच पावर 7। आगे वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये पावर 2 था, तो 2 के लिए तो आप फॉर्मूला लिख सकते थे, अब अगर 7 हो तो क्या फॉर्मूला यूज, इसमें तो फिर वही जो टी सपोज करके किया वही जो है वो फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी ना हमें, बरोबर ना। तो इसे भी सेम वैसे ही करें ना, टी सपोज करके करें हम लोग, कि जैसे देखो अगर ये हमें मिला तो यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ फॉर एफ डैश एक्स के डेरिवेटिव अगर हम लोग फाइंड करें तो वो डेफिनेशन आएगी लिमिट एच जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो लिमिट एच जीरो, ये एफ एक्स प्लस एच की जगह पर क्या लिखेंगे कि एक्स प्लस एच पावर 7 माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे एक्स पावर 7 अपॉन एच। तो यहाँ जो वैल्यूज हैं इन वैल्यू को हम लोग सपोज करें ना, टी सपोज करें ना, जैसे पहले किया था कि लेट x प्लस एच इक्वल टू टी, जो पूरा ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को t सपोज करें, जहां पर नीचे h की वैल्यू भी सपोज कर ले कि h इक्वल टू टी माइनस एक्स, h की जगह पर क्या आ जाएगा t माइनस एक्स। और यही वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज जो सपोज की वो अब इसमें रखें ना, यहां जैसे अब रखें कि नाउ ये जो वैल्यू है लिमिट एच जीरो, लिमिट एच जीरो, ये जो x प्लस एच पावर 7, तो x प्लस एच की जगह पे पूरा क्या लिखा जाएगा t लिखा जाएगा कि t पावर 7 माइनस ये x पावर 7, तो वैसे ही x पावर 7 और अपॉन में h, तो h की वैल्यू क्या सपोज की हमने t माइनस एक्स, h की वैल्यू t माइनस एक्स। तो देखो ये कन्वर्ट हो गया ना खुद ब खुद इस रूल के हिसाब से, और इस रूल का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं NaN माइनस 1। चैप्टर 4 में भी ऐसे ही करते थे, तो डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे कि सो अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के हिसाब से लिखें तो n पे क्या लिखा जाएगा 7 मल्टीप्लाई a, तो a की जगह पे लिखेंगे x और ऊपर n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1, तो क्या लिखा जाएगा 7 मल्टीप्लाई ये x पावर 7 माइनस 1 6, x पावर 6, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7x पावर 6, 7x पावर 6, ये इसका डेरिवेटिव मिल गया ना। मतलब अगर x पावर 7 है तो उसका डेरिवेटिव हमने डेफिनेशन से फाइंड किया 7x पावर 6, बराबर। सिंपल मेथड है ना ये। जैसे थर्ड देखा ना वैसे ही क्वेश्चन 5 है, हाँ पहले फिफ्थ वाला करवा रहा हूँ, फिर 4 और 6 में साथ में कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन 5, वो क्वेश्चन 5 भी जो है वो ये इसी मेथड से है भाई, ऐसे ही टी सपोज करके करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 समझो। अब जैसे क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू 3 रूट एक्स, 3 रूट, तो पता है ऐसे 3 रूट हो तो पहले हम लोग क्वेश्चन ही क्लियर करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है 3 रूट, मतलब ऐसे लिखते हैं ना एक्स पावर 1/3, रूट में हो तो यही लिखते हैं कि नहीं हम लोग, बराबर ना। चैप्टर 4 में भी हमने ऐसे किया था कि भाई कोई भी रूट में हो तो उसको 1/3 पावर ऐसे देते हैं ना, तो ये भी पावर फॉर्म ही है। जैसे आगे के दो क्वेश्चन की है एक्स पावर 2 एक्स पावर 7, उसकी जगह यहाँ एक्स पावर 1/3 ये दिया हुआ है। इसका भी डेरिवेटिव अगर डेफिनेशन के हिसाब से ढूंढे तो एफ एक्स पे क्या लिखना है वो पता चल गया, साथ में एफ एक्स प्लस एच पे लिखे ना कि एफ एक्स प्लस एच पे क्या लिखना है, तो उसकी जगह x की जगह पर लिखेंगे x प्लस एच पावर 1/3, बराबर ना। x पावर 1/3 तो साथ में आ जाएगा x प्लस एच पावर 1/3, और इसका डेरिवेटिव भी वैसा ही ना, पावर का कोई सॉल्यूशन तो हो नहीं रहा है, जैसे आगे टी मेथड से किया वैसे ही करेंगे कि उसके लिए भी लिखें कि नाउ फॉर एफ डैश एक्स
मतलब डेरिवेटिव अगर फाइंड करें तो जो हमारी लिमिट आती है लिमिट h0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। सो लिमिट h0 x प्लस एच, तो x प्लस एच की जगह पर ये लिखेंगे x प्लस एच पावर 1/3 माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर लिखेंगे x पावर 1/3 अपॉन में h। अब इनमें भी क्या करें कि ये जो ब्रैकेट है उसको t सपोज ही करें ना, क्योंकि 3 पावर 1/3 पावर का तो कोई सॉल्यूशन नहीं, इसे वैसे ही t सपोज किया जाए कि लेट x प्लस एच इक्वल टू टी, जो x प्लस एच पूरा ब्रैकेट में दिया हुआ है उसे t सपोज करें, तो उसके साथ h की वैल्यू भी सपोज कर ले कि सो h इक्वल टू x माइनस में t माइनस x। सेम ही मेथड है ना जैसे आगे दो सम में किया था वैसे ही। अब जो इनकी वैल्यू लिखें कि नाउ ये जो x प्लस एच पावर 1/3 है तो उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा t पावर 1/3, मतलब लिमिट h0 वहां लिखा जाएगा t पावर 1/3 और पीछे x पावर 1/3, वो तो सेम। इस पूरे ब्रैकेट की जगह t लिखा और अपॉन h, तो h की जगह पर वैल्यू क्या लिखी जाएगी t माइनस x। तो देखो इसका भी कन्वर्ट इस रूल के हिसाब से हो गया ना, तो इसका डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख दें ना NaN-1, तो डायरेक्टली लिख दें कि सो अकॉर्डिंग टू रूल भाई यहां पर लिखा जाएगा n, NaN-1 में n, तो n पे क्या आएगा 1/3 मल्टीप्लाई a, तो a पे आएगा x और n-1 तो 1/3 माइनस 1, ऐसा ना n मल्टीप्लाई a पे x और ऊपर n-1 पे पावर में 1/3 माइनस 1, तो ये तो आगे चलो 1/3 रहेगा मल्टीप्लाई ये x ही रहेगा और इसमें 1/3 माइनस 1 करे तो क्या होगा एलसीएम करके करना पड़ेगा ना, तो 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा -2/3 होगा। डायरेक्टली अब तो आप लोगों को करना चाहिए, इतने सारे चैप्टर्स हो गए इसके रिलेटेड, ना भी होता हो तो रफ में करो 1/3 माइनस 1, तो एलसीएम करते हैं ना ये 3 क्रॉस में, तो 1 माइनस 3 अपॉन एलसीएम 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2/3, मतलब यहां पर ये x पावर कितना हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना -2/3 ये x पावर। और देखो ये रूल है कि किसी का भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ये भी हम चैप्टर 4 में रूल देखते थे, कोई भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो माइनस में पावर ना हो प्लस करना हो तो क्या करते हैं उसका, तो उस पूरे टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हैं, पूरे टर्म का रेसिप्रोकल, मतलब x पावर -2/3 है तो पूरा ही x अपॉन में आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई पूरे x को ही 1/x पावर 2/3, ये पूरे x टर्म को ही रेसिप्रोकल करेंगे, अपॉन में ले जाएंगे तो ऊपर कुछ नहीं 1 ही रहेगा ना, बरोबर ना, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, x को अपॉन में ले गए तो -2/3 का +2/3 हो जाएगा ना। और इसका अगर आप फाइनल आंसर देखो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, नीचे 3 को x से मल्टीप्लाई तो 3x एंड पावर 2/3, तो ये आंसर आ जाएगा ना कि 1/3x पावर 2/3, ये इसका डेरिवेटिव मिला, मतलब ये अगर √3x है तो उसका जो है वो ये डेरिवेटिव ये आएगा 1/3x 2/3। समझ आ रहा है, मेथड वही है, बस पहले में 2 7 सिंपल नंबर थे, इसमें ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/3 करके दिया हुआ है, मेथड तो वही यूज की ना, बरोबर, इसे अच्छी तरह से देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 करें, पहले मैंने 5 करवाया ना, अब क्वेश्चन 4 एंड 6 हम लोग समझे कैसे करना है। अब जैसे क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है ना कि f(x) इक्वल टू 1/x+1, ऐसे दिया हुआ 1/x+1, इसका डेरिवेटिव ढूंढना है। कोई बात नहीं, डेफिनेशन के हिसाब से फाइंड करना है तो वैल्यूज तो पहले वैसे ही फाइंड कर लेना कि f(x) पे क्या लिखना है वो चलो मेंशन है, लेकिन f(x+h) पे क्या लिखना है वो पहले लिखना पड़ेगा हमें, वो पहले फाइंड करना पड़ेगा ना कि f(x+h) पे क्या लिखें। वो कैसे ढूंढते हैं कि फॉर्मूला में फंक्शन में जहां पर भी x हो उसकी जगह पर x+h लिखना है, कहीं पर भी x हो उसकी जगह पर ये लिखना है, मतलब ऐसे हो जाएगा कि 1/x की जगह पर आ जाएगा x+h+1, जहां x उसकी जगह x+h, ये वैल्यूज मिलेगी ना।
समझ आ रही है ना बात? ये वैल्यू इनकी मिलेगी ना। अब इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई प्लस माइनस वगैरह तो इनका हो नहीं रहा है, तो हम डेफिनेशन में रखें, बराबर, सीधी डेफिनेशन में रखें। अब फाइंड करें डेरिवेटिव कि नाउ फॉर एफ डैश एक्स, एफ डैश इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करें तो जो हमारी डेफिनेशन है लिमिट एच जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, जिनमें लिमिट एच जीरो एफ एक्स प्लस एच, तो उसकी वैल्यू क्या लिखनी है? उसकी वैल्यू लिखनी है 1 अपॉन एक्स प्लस एच प्लस 1। एक्स प्लस एच की जगह पर ये लिखना है ना, और माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर क्या लिखना है? 1 अपॉन एक्स प्लस 1। एफ एक्स की जगह पर ये जो वैल्यू है वही लिखेंगे, भले फ्रैक्शन में हो, पावर में हो, कुछ भी हो, और पूरे अपॉन में क्या आएगा? एच, बराबर। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू लिखी, एफ एक्स की वैल्यू, अपॉन में तो एच ही रहेगा ना। अब इन वैल्यू का सॉल्यूशन कैसे? तो इन वैल्यू के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर क्रॉस में जाएगा ना, ये एलसीएम होगा ना। एलसीएम के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसे ना। समझो यहाँ पर कि यहाँ ऐसे हो जाएगा ना कि लिमिट एच जीरो, जब ऊपर एलसीएम करेंगे तो x प्लस 1 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा? x प्लस 1 ही होगा, x प्लस 1 माइनस माइनस ये पूरे टर्म का 1 से मल्टीप्लाई, तो वही रहेगा ना उसमें भी, x प्लस एच प्लस 1 अपॉन में, अपॉन एलसीएम में ये दोनों का मल्टीप्लाई, एलसीएम में इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या x प्लस एच प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया ना यहाँ पर। और उसके अपॉन में, उसके अपॉन में h, ये ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम किया, डिनोमिनेटर में तो h ही रहने देंगे ना, उस पूरे के अपॉन में तो h रहेगा ही। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि ऊपर ब्रैकेट हटा है, माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, वो ब्रैकेट हटाए ना, तो ऐसे लिखेंगे लिमिट एच जीरो, ऊपर के ब्रैकेट में ये x प्लस 1 माइनस अंदर की साइन बदल जाएगी x माइनस एच माइनस 1, ऐसे हो जाएगा ना, बाहर माइनस है अंदर की साइन चेंज। और देखो ये डिनोमिनेटर और ये भी डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में हो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई ना। इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई नहीं करना है, पर ये दोनों ब्रैकेट किसके साथ आ जाएंगे? h के साथ आ जाएंगे ना। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में हो तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों नंबर जो है वो साथ में लिख देंगे, मतलब ऐसे हो जाएगा डिनोमिनेटर में कि h ब्रैकेट में x प्लस एच प्लस 1 एंड x प्लस 1, ऐसे हो जाएगा ना, ये h के साथ ये दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे, कंप्लीट जो है वो टर्म ये बनेगा ना, न्यूमरेटर में ये दोनों और डिनोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लाई। अब जो ऊपर सॉल्यूशन करें ना, तो देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कट, प्लस 1 माइनस 1 कट, बचेगा सिर्फ माइनस एच, के लिमिट एच जीरो, ऊपर माइनस एच बचा, और अपॉन में एच, एक्स प्लस एच प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1, ये बचा है इसमें। और यहां पर भी देखो तो देखो एच एच कट हो जाएगा, ये एच एच अकेला है वो कट हो जाएगा ना, तो अब सिर्फ वैल्यू बची उसमें लिमिट एच जीरो, ऊपर कुछ नहीं तो माइनस 1, नीचे ये दो ब्रैकेट x प्लस एच प्लस 1 एंड x प्लस 1, यही ना, कि ऊपर माइनस 1 और नीचे यही दोनों बचे। अब इन दोनों में क्या, इन दोनों में क्या करें? अब कुछ इनका मल्टीप्लाई या कुछ हो रहा है? नहीं। अब कुछ भी ना होना तो जो h की वैल्यू है जीरो, वो जीरो वैल्यू h की जगह पर लिख देंगे ना, जहां जीरो है वहीं पर ही और कहीं पर नहीं, जहां h है, सॉरी h है वहीं पर ही जीरो लिखेंगे और कहीं पर नहीं। कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है इनका, इनका मल्टीप्लाई करते नहीं है हम लोग, वैसे ही ब्रैकेट ही रखेंगे, चैप्टर 4 में भी ऐसे ही करते थे। तो अब इसमें क्या है, ये बेसिक वही का वही रखे ना इसमें, तो फिर जहां h है उसकी जगह पर जीरो लिखें, यहां पर लिखते हैं कि नाउ h इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी कि अब लिमिट हटा देंगे, अब लिमिट नहीं रखना है, कि ऊपर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस जीरो प्लस 1, x प्लस एच प्लस 1 है तो h की जगह पर क्या लिखा? जीरो, x प्लस जीरो प्लस 1, और इसमें तो h है नहीं तो उसकी जगह पर वही लिखें x प्लस 1। अरे बात समझ में, जहां h है वहीं पे ही है, x पे नहीं लिखना है, तो वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर माइनस 1 एक्स प्लस जीरो प्लस 1 मतलब x प्लस 1, और दूसरा ब्रैकेट भी
x प्लस 1 ही रहेगा। दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो ऐसा लिख सकते हैं -1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट सेम है तो x प्लस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये वैल्यू मिल गई, ये इसका डेरिवेटिव मिल गया। मतलब जो ये क्वेश्चन था 1 अपॉन x प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया -1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? कैसे सॉल्यूशन हुआ ये ध्यान आया ना? हाँ, बाकी के आगे के क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये अपॉन में दिया हुआ है तो सॉल्यूशन उसके हिसाब से किया। ध्यान से देखो इसे। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी मेथड से, फ्रैक्शन वाली मेथड से ही करना है, समझो उसे भी। अब जैसे 6th वाला क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू 2 अपॉन 3x माइनस 4। अब इसका भी सॉल्यूशन वैसे ही डेफिनेशन के हिसाब से करें ना, ये भी फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है। देखो fx दिया हुआ है तो पहले ढूंढना होगा हमें fx प्लस h। fx प्लस h ढूंढे। x प्लस h कैसे ढूंढते हैं? जहां पर x दिया हुआ हो ना उसकी जगह पर ही x प्लस h लिखना है, बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं। जहां x है उसकी जगह पर x प्लस h। मतलब ऐसे हो जाएगा कि 2 अपॉन 3 x की जगह पर x प्लस h माइनस 4। 3 को नहीं हटाना है, 3 और खाली x की जगह पर लिखा हमने, और इनका तो 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है ना। मतलब यहां पर हो जाएगा 2 अपॉन 3x प्लस 3h माइनस 4, 3x एंड 3h माइनस 4। ये आया ना, x प्लस h की ये वैल्यू मिली ना। अब ये fx और x प्लस h ये वैल्यू डेफिनेशन में रखेंगे कि भाई डेफिनेशन के लिए अगर फाइंड करें, नाउ फॉर f डैश x डेरिवेटिव रखें हम लोग, तो जो फॉर्मूला आती है लिमिट h0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो लिमिट h0 x प्लस h, उसकी जगह पर ये वैल्यू रखनी है ना कि 2 अपॉन 3x प्लस 3h माइनस 4, माइनस ये fx की जगह पर लिखनी है ये वैल्यू 2 अपॉन 3x माइनस 4 पूरे अपॉन में h। अपॉन में h रहेगा ना, ये दोनों की वैल्यू रखी। और इन दोनों वैल्यू में भी क्या करेंगे? एलसीएम ना, जैसे आगे वाले सम में किया। इसको यहां क्रॉस में 2 से मल्टीप्लाई, इसको यहां क्रॉस में 2 से मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई फिर, बरोबर। मतलब भाई यहां पर ऐसे हो जाएगा लिमिट h0, ये 2 का मल्टीप्लाई 3x माइनस 4 से, पहले ब्रैकेट में ही लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3x माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई ये 2 का मल्टीप्लाई इससे 3x प्लस 3h माइनस 4, उससे मल्टीप्लाई 3x प्लस 3h माइनस 4 अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई 3x प्लस 3h माइनस 4 एंड 3x माइनस 4 पूरे अपॉन में h। नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया ना, दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया नीचे, और पूरे अपॉन में h आएगा। अब क्या करें? वैसे ही 2 का ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, ब्रैकेट हटा देना हम लोग, तो यहां हो जाएगा लिमिट h0, 2 का दोनों से मल्टीप्लाई 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8, बराबर। अब ये 2 का मल्टीप्लाई तो ये भी 2 3 जा 6x, 2 3 जा माइनस 6h, माइनस है तो अंदर की साइन बदलेगी ना, माइनस 6h, और 2 को 4 से माइनस माइनस प्लस प्लस 8, बराबर। अपॉन में अब ये दोनों जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट h के साथ लिख देना, जैसे आगे वाले सम में किया था, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर साथ में लिखे जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि h मल्टीप्लाई 3x प्लस 3h माइनस 4 एंड 3x माइनस 4, ये हो जाएगा ना h का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, दोनों डिनोमिनेटर साथ में। अब अगर ऊपर सॉल्यूशन देखें तो देखो प्लस 6x और माइनस 6x कट, प्लस 8 और माइनस 8, ये प्लस 8 माइनस 8 कट, बचेगा खाली माइनस 6h। मतलब ऐसे होगा लिमिट h0, यहां ऊपर आएगा माइनस 6h अपॉन में h 3x प्लस 3h माइनस 4 एंड 3x माइनस 4, जिसमें देखो h भी कट, फिर से h भी कट, तो बचेगा सिर्फ लिमिट h0 ऊपर माइनस 6 अपॉन में एक ब्रैकेट बचेगा 3x प्लस 3h माइनस 4, दूसरे में 3x माइनस 4।
ये दोनों ब्रैकेट ना, और अब कोई सॉल्यूशन नहीं, एच एच भी कट हो गया, अब कोई इनका मल्टीप्लाई वगैरह नहीं और कुछ भी नहीं, तो क्या अब h की जगह पर ये वैल्यू रख देना 0, जैसे पहले वाले सम में किया था, जहां h है उसकी जगह पर ये 0 लिख दें। मतलब अब इसमें लिख दें कि नाउ h इक्वल टू 0, तो खाली h की जगह पर 0 लिखना है और कुछ नहीं है। तो ऊपर की वैल्यू वही रहेगी -6 अपॉन में पहले ब्रैकेट में 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 -4। देखो 3x 3h, तो h की जगह पर 0 लिखा, 3 मल्टीप्लाई 0 और पीछे -4 वैसे ही, और दूसरा ब्रैकेट एज इट इज, दूसरा ब्रैकेट वही रहेगा 3x -4, बराबर। तो यहां पर ऊपर -6 अपॉन में पहले में हो जाएगा 3x, ये 3 0 जा 0 -4, दूसरे में वही 3x -4, तो ऊपर -6 अपॉन में 0 -4, तो -4 ही रहेगा ना, 3x -4 और दूसरा ब्रैकेट भी 3x -4, और दोनों ब्रैकेट सेम हो तो क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर, सीधा स्क्वायर हो जाएगा ना। मतलब ऊपर रहेगा -6 और अपॉन में दोनों ब्रैकेट सेम है, तो 3x -4 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर। समझ आ रही है बात? ये सिंपल आंसर हुआ ना। ये सम थोड़ा सा भाई आया ना कि हाँ भाई अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ तो थोड़ा समझ कर कैसे कैलकुलेशन करना है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी लिखो अच्छी तरह से, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझो कि भाई फ्रैक्शन में सॉल्यूशन कैसे करना है हमें। फिर वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 उसमें कैसे करना है वो आप समझना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में है, उसमें दिया हुआ है f(x) = 10, सिर्फ नंबर दिया हुआ है 10। अब इनमें डेफिनेशन के हिसाब से जब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं ना f(x + h), तो आगे के सब सम में क्या करते थे पता है, कि जहां पर x होता था उसकी जगह पर x + h लिखते। सब सम में यही किया ना, जहां पर x हो उसकी जगह पर x + h, आगे के सब सम देख लो। लेकिन यहाँ तो x ही नहीं है, वैल्यू कहाँ रखें, कि भाई 10x होता तो x की जगह पर x + h लिख देते हम लोग, लेकिन यहाँ तो 10x भी नहीं, खाली नंबर है, खाली नंबर, तो x की वैल्यू कहीं नहीं रखनी है, f(x + h) भी 10 ही रहेगा। अगर देखो 10x होता तो हम यहाँ पर x की जगह पर x + h रखते ना, ऐसा करते ना हम लोग इसमें भी, लेकिन यहाँ तो x ही नहीं है, तो फिर इसमें भी कोई वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू भी एज इट इज 10 ही रहेगी। f(x) भी वही रहेगा, डेफिनेशन के हिसाब से x + h भी वही 10 ही रहेगा। समझ आ रही है बात? और ये अगर सेम ही रहे तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करें कि नाउ फॉर f(x), कि अगर हम डेफिनेशन में लिखे ना इसको, लिमिट h0 f(x + h - f(x/h), तो भाई यहां पर लिमिट h0 x + h, उसकी जगह पर भी 10 ही लिखना है, कुछ है ही नहीं, अल्फाबेट ही नहीं है, और क्या लिखें, x + h की जगह पर भी 10 माइनस f(x), तो f(x) की जगह पर भी 10/h, सेम ही वैल्यू आएगी ना, क्योंकि कोई अल्फाबेट तो है नहीं। तो भाई यहां हो जाएगा लिमिट h0 10 - 10 0 0/h, तो 0/h की वैल्यू कितनी, 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर क्या रहता है, 0 ही रहता है। 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0 ना। लिमिट h0 = 0, मतलब फाइनल आंसर भी क्या मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा, बराबर। फाइनल आंसर भी क्या मिला, एग्जैक्ट 0 मिल गया ना, क्योंकि भाई h की वैल्यू भी कहाँ रखें, कोई अल्फाबेट ही नहीं है ना उसमें। समझ आ रही बात? अगर खाली नंबर दिया हुआ हो तो उसका कोई डेरिवेटिव नहीं मिलता, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता, क्योंकि भाई डेफिनेशन के हिसाब से भी अगर वैल्यू भी रखो तो दोनों वैल्यूज माइनस करके 0 ही बचेगा उसमें। समझ आ रही है बात? देखो ये सब जो हमने सम किया ना, वो डेफिनेशन के हिसाब से हमने डेरिवेटिव ढूंढे भाई, पूरी लॉन्ग मेथड। लेकिन यही सब क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट मेथड से भी आते हैं, कोई लॉन्ग मेथड जो है वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी जो है वो इनका आंसर आ जाता है। पर हाँ एग्जाम में पूछा जाता है ना कि डेफिनेशन के हिसाब से भी ढूंढो, तो ये फॉर्मूला रख के ढूंढना है। पूछो डायरेक्ट ढूंढो, डायरेक्टली ओरली, भाई 10 है तो ओरली आंसर आ जाना चाहिए 0, लेकिन वो डायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं, ओरली कैसे फाइंड करते हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।